केमिस्ट्री क्लास 11 के एक बार फिर अध्याय 1 के वीडियो नंबर 5 में मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम होगा व्युत्पन्न राशि। याद करो, वे राशि जो मूल राशि पर निर्भर रहती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। याद हो गया होगा, वह राशि जो मूल राशि पर निर्भर रहती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जिसके द्वारा व्युत्पन्न राशि को नापा जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो वह मात्रक जिसके द्वारा व्युत्पन्न राशि को नापा जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ेंगे और उसके मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले होता है क्षेत्रफल। डिफिनेशन इसका देखते हैं। किसी आयत का क्षेत्रफल उसके लंबाई और चौड़ाई के गुणा करने पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। अगर आयत होगा तब, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। याद करो, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप कह सकते हैं लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, और जब मीटर में मीटर से गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। याद करो, हालांकि हम इस मीटर स्क्वायर को आप m के ऊपर 3 भी लिख सकते हैं, 2 क्योंकि मीटर को m से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा नंबर है आयतन। आप कह सकते हैं आयतन के व्युत्क्रम इकाई निम्न प्रकार प्राप्त की जा सकती है: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी आयतन बराबर होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। मीटर में मीटर से गुणा होगा तो मीटर पर 3 आ जाएगा, इसलिए इसको हम पथ कहते हैं। याद करो वेग। आप कह सकते हैं कि दूरी और जो समय होता है उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। याद करो, दूरी और जो समय होता है इसके अनुपात को हम लोग वेग कहते हैं। तो वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड या मीटर। हालांकि देखिए ये सेकेंड पर माइनस बताता है कि मीटर प्रति सेकेंड मात्रक या ms पर -1 हो जाएगा। चलिए, वेग के बाद एक और होता है त्वरण। याद करो, त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग और समय, यानी वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। वेग का मात्रक अभी आपने निकाला मीटर प्रति सेकेंड, नीचे सेकेंड है फिर जाएगा तो मीटर इंटू सेकेंड -2, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, त्वरण के बाद एक और व्युत्पन्न राशि होता है घनत्व। याद करो, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात को घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात को घनत्व कहते हैं, और मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब, इसीलिए किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब होता है, तो घनत्व होता है। चलिए, उसके बाद से घनत्व के बाद आपका एक आता होता है बल। याद करो, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। बल है तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और आप इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे कुछ और बातें हम लोग देखते हैं। उसके बाद से एक बात होता है दाब। दाब का मात्रक पूछेगा तो बल बटा आप क्षेत्रफल से बता देंगे। दाब का मात्रक बल बटा क्षेत्रफल से बता देंगे। बल का मात्रक अभी आपने निकाला किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, नीचे मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक होता है। सब आपके एम के स्पत्ति में मात्रक हो रहा है। चलिए, उसके बाद से अब जब आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से मात्रक, अगर ऊर्जा का मात्रक कोई पूछता है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर। दाब का भी देखिए बल बटा क्षेत्रफल से ये निकाल लिए। ऊर्जा का मात्रक होता है बल गुणे दूरी, तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोण की बात होती है, कोण का मात्रक रेडियन होता है। बस देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है उसका नाम होता है ठोस कोण। याद करो, SI प्रणाली में ठोस कोण का मात्रक एस्टेरेडियन होता है। ये भी आपको याद हो चुका। आवृत्ति आइए, आवृत्ति जिसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं, तो आप यहाँ देखिए आवृत्ति बराबर होता है हर्ट्ज होता है इसका मात्रक आवृत्ति का। ठीक है। शक्ति का कार्य बटा समय होता है, कार्य का जूल होता है, इसीलिए इसका जो मात्रक होता है
किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड पर 3 आ जाता है। ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, सी से प्रदर्शित करता है। विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, भी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, कुछ सारणी में दिया गया, इस सारणी को हम लोग समझते हैं और देख लेते हैं कि कुछ व्युत्पन्न राशि दिया गया है और उसके मात्रक भी दिए गए हैं। तो चलिए तो देखते हैं इसमें। ज़रा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कौन सा राशि है और इसका मात्रक क्या होगा और इसको किस अक्षर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो ज़रा देखिए, सबसे पहला एरिया, जिसको आप क्षेत्रफल कहते हैं, इसका जो मात्रक होता है लेंथ स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। आयतन है, इसका मात्रक होता है मीटर पर 3, m पर 3 से प्रदर्शित करते हैं। वेलोसिटी, जिसको वेग कहते हैं, इसको मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक्सलेरेशन, त्वरण है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। डेंसिटी, घनत्व है, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। जितने भी माइनस में होते हैं ना उसको प्रति पढ़ते हैं। फोर्स है, बल, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर, जिसको दाब कहते हैं, किलोग्राम इंटू प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बात आपको आना चाहिए और देखिए जितने भी आप पढ़ रहे हैं सब मालूम भी होना चाहिए। एनर्जी है, जिसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। फ्रीक्वेंसी, जिसका आवृत्ति कहते हैं प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है। पावर, जिसका मात्रक वाट आप लिख सकते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, किलोग्राम, ये भी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए और आप अगर आपसे कोई पूछता है तो ये चीज़ को भी आप बता सकते हैं। समझने का प्रयास करिए, बताने का प्रयास करिए, आप सब बता सकते हैं। कुछ और चीज़ों के पास हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें और क्या क्या हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए कुछ और आगे की चीज़ों पर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है विमीय विश्लेषण। तो जानते हैं क्या होता है विमीय विश्लेषण। देखिए, आप कहेंगे कि इस पद्धति का प्रयोग, ठीक है ना, माने जो विमीय विश्लेषण एक प्रकार की पद्धति है। अगर कोई पूछता है कि आखिर इसका प्रयोग आप क्यों करते हैं तो कह सकते हैं इस पद्धति का प्रयोग कठिन प्रश्न हल करने, एक इकाई को दूसरे इकाई में बदलने तथा किसी राशि के उचित या अनुचित रूप को खींचने में किया जाता है। समझ रहे हैं? इस पद्धति का प्रयोग कठिन प्रश्न को हल करने, एक इकाई को दूसरे इकाई में बदलने तथा किसी राशि के उचित या अनुचित रूप को जांचने में किया जाता है। देखिए, माने एक जैसे आपका एमकेएस पद्धति होता है तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगर आप उसको सीजीएस पद्धति में बदलते हैं तो डाइन होता है। तो कोई भी भौतिक राशि है उसके जो मात्रक होते हैं, जब उसको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम लोग बदलते हैं उसी को विमीय विश्लेषण कहते हैं। याद करो, एक जो किलोग्राम है उसमें 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 10 के ऊपर 6 मिलीग्राम होता है और 10 के ऊपर 6 मिलीग्राम अब 1 किलोग्राम। एक अब कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। और 15 इंच में जो होता है आपका 38.1 सेंटीमीटर होता है। आइए अब कुछ और आगे हम लोग पढ़ना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रासायनिक संयोग के नियम। तो आइए, तमाम प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं रसायन विज्ञान में जो यौगिक बनते हैं उसके लिए कुछ नियम दिए हैं। आज हम लोग बारी बारी से उस नियम के बारे में अध्ययन करेंगे और आपको उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग भी सीख जाएंगे। तो चलिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबसे पहले जो आता है नियम, उसका नाम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए, आप देखिए द्रव्यमान के बारे में पढ़े होंगे। द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते न तो उत्पन्न कर सकते हैं। खैर, आज द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप बता सकते हैं कि जो भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं इसका कुल द्रव्यमान और जो बनने वाला उत्पाद होता है इसका कुल द्रव्यमान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कभी मत भूलिएगा। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होता है, ये बात कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जो बात कहा है वो सही है कि नहीं। आप देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ग्राम इसमें दिया गया, यही अभिकारक है। कैल्शियम कार्बोनेट देख रहे हैं ना, ठीक है, ये 100 ग्राम आपका है।
ये कैल्शियम ऑक्साइड में ये गर्म चूना का सूत्र है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, जोड़ दिए तो ये भी 100 ग्राम हुआ। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये द्रव्यमान साक्षर का नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है तो ये चीज़ को आप बता सकते हैं, और इस तरीके से आपसे कोई पूछा तो चीज़ को आप कह सकते हैं। चलिए तनी आपको बता दें कि एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम आप सुने होंगे आइंस्टीन का समीकरण। यही होता है E बराबर m गुणा c स्क्वायर। यानी सबसे पहले आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में एक संबंध दिखाया, जिसको आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। E को ऊर्जा, m का द्रव्यमान, तो E बराबर m गुणा c स्क्वायर आप कहा जाता है। कितना अच्छा है, तो याद कर लीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आइंस्टीन का समीकरण अभी आपको बताया गया और एग्जाम्पल भी बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। क्या बात है, तो देखिए इसका जो स्थिर अनुपात के नियम है, फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट ने उसको दिया था, याद करो। और अभी जो हम लोग पहला नियम पढ़े थे ना, उसको लेवासिये ने दिया था, याद करो। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लेवासिये ने दिया था। और जो अब दूसरा नियम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्थिर अनुपात का नियम, इसको फ्रांस के रसायन वैज्ञानिक प्राउस्ट ने 1799 में दिया था। देखिएगा तनी, सुनिए। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में जिसे किसी भी स्रोत से क्यों नहीं प्राप्त किया गया हो, सदैव भार अनुपात एक सुनिश्चित अनुपात में प्रयुक्त सुनिश्चित तत्व भी उपस्थित होते हैं। याद करते हैं, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में जिसे किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया गया हो, सदैव भार अनुपात एक सुनिश्चित अनुपात में पर संयुक्त सुनिश्चित तत्व के भी उपस्थित रहते हैं। यही है। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग जो बातें कहे हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखो, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर बताना चाहते हैं तो क्या क्या एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं। देखिए कि जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दो तत्वों के द्रव्यमानों के एक अनुपात 1:8 के संयोग से बनता है। जल चाहे नल, कुआं, नदी, झरना, समुद्र, वर्षा या प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से प्राप्त हो, उनमें सदैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन की द्रव्यमान का जो अनुपात होता है 1:8 में ही हो। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही अभिक्रिया कराकर भी कार्बन को ऑक्सीजन में जलाकर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके, संगमरमर की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रत्येक विधि से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में केवल दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 3:8 के अनुपात में आता है। आप जरा देखिए, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, और 8 × 16 हो जाएगा, क्योंकि 8 होता है, 8 × 16, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3:8 के अनुपात में। चाहे आप किसी भी विधि से बनाइए। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद, जो उत्पाद होता है उसमें जो तत्व होते हैं उसका अनुपात निश्चित होता है, चाहे वो किसी भी विधि से बनाया गया हो। जो यौगिक होता है उसमें जो तत्व होता है उसका अनुपात निश्चित होता है, चाहे वो किसी भी विधि से बनाया गया। चलिए आगे क्वेश्चन, अब नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट जो आपके पास है उसका नाम है गुणित अनुपात का नियम। तो देखते हैं गुणित अनुपात के नियम में भी कोई पूछता है तो क्या बता सकते हैं। देखिए, इस नियम को जॉन डाल्टन ने सन 1804 में दिया था। याद करो, गुणित अनुपात का जो नियम है इसको जॉन डाल्टन ने सन 1804 में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। याद करो, इस नियम को जॉन डाल्टन ने 1804 ईस्वी में दिया था। जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न भाग दूसरे तत्वों के एक निश्चित अनुपात में होता है। देखिए एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में कि यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया की है। देखो, एक N2, इसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका नाम होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। देखिए
2 आपका नाइट्रोजन है, इसीलिए डाई नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है ट्राई ऑक्साइड, तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, और इसको नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड कहेंगे, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड कहेंगे। आप इसमें सब में देखेंगे ना, तो नाइट्रोजन का इसमें तो भाई 14 होता है, लेकिन 2 से गुणा करेंगे 28 संबंधे, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, बात समझना। तो 28 संबंधे 16 हो जाएगा, इसका यानो का 14 संबंधे 16, और इसका 28 संबंधे 48, इसका 14 संबंधे 32, इसका 28 संबंधे 80। लेकिन आपने कहा एक तत्व का जो अनुपात होगा सभी, यानी जितने भी यौगिक होते हैं, दो तत्व आपस में नाइट्रोजन, एक बार समझिए नियम को, जब एक ही प्रकार के 2 तत्व विभिन्न तरीके से यौगिक बनाते हैं तो उसका अनुपात सरल होता है। ध्यान देखिए, 28 संबंधे 16, 2 से गुणा कर देंगे तो 28 संबंधे 32, 28 संबंधे 48, 2 से गुणा कर देंगे 28 संबंधे 64, 28 संबंधे 80। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के भारानुसार जो नाइट्रोजन के निश्चित भार से संयोग करता है, 16 संबंधे 32 और 48 संबंधे, इस तरीके से आपका आ जाता है, बात समझिए। तो यही है गुणित अनुपात का नियम। चलिए अगला आपके पास जो नियम आता है उसका नाम होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो समझ लेते हैं व्युत्क्रम अनुपात के नियम भी कैसे आपको बताना है। देखिए व्युत्क्रम अनुपात का जो नियम है उसको जर्मनी के जो वैज्ञानिक है रिचर नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, और इस नियम के तहत हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, इस नियम को थोड़ा समझते हैं। देखिए जब 2 तत्व, बात समझना बाबू, जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात अथवा उसका एक पूर्णांक गुणांक अनुपात होता है जिसमें वह स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। समझिए, जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ तो इस तरीके से ये नियम बता सकते हैं कि जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात अथवा उसका एक पूर्ण गुणज अनुपात होता है जिससे वह स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। तो भी बता सकते हैं, और इस तरीके से आप देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा भी सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और ये क्रिया करके देखिए हाइड्रोजन और सल्फर क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, सल्फर और ऑक्सीजन क्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इस तरीके से आज तक यही वीडियो हम लोग रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।